नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश की बहस के साथ एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। आज मैं खड़ा हूं उस जगह जिसे राजपथ का कोना कहते हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, जो भारत के प्रजातंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जीते जागते सबूत है। मैं यहां क्यों खड़ा हूं यह भी आपको बता दूं, इसलिए क्योंकि इसी प्रजातंत्र को कुछ लोग दूसरे देशों के प्रभाव में आकर हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इसी से जुड़े मुद्दे को आज हमने बहस में उठाया है। देश की बहस एक ऐसी बहस है जिसमें हमारे दर्शक भी जुड़ते हैं। आप जो मुद्दा चुनते हैं हम उसे ही अपनी बहस का मुद्दा बनाते हैं, और आज आपने बहस का जो मुद्दा तय किया है वो भारत के प्रजातंत्र से जुड़ा है। इसीलिए प्रजातंत्र के उसी स्तंभ के सामने मैं रायसीना हिल्स पर खड़ा हूं, यहां पर सत्ता के उसी स्तंभ के सामने। और आज आपने बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है जाकिर नाइक जैसे लोग जिहादी सोच क्यों फैला रहे हैं। 50% से ज्यादा लोगों ने इस पर वोट देकर इसको देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है, और इसीलिए आज हम इसी मुद्दे पर कर रहे हैं देश की बहस। सवाल यह है, जाकिर नाइक भारत का भगोड़ा है, उस पर आतंकवादियों को प्रेरित करने के, आतंकवाद फैलाने के, आतंकवाद को बढ़ाने के, मुसलमानों को आतंकवादी बनाने के कई सारे आरोप लगे हैं। भगोड़ा जाकिर नाइक इस वक्त मलेशिया के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन वहां से वो भारत के इस महान प्रजातंत्र को चुनौती दे रहा है। वो कह रहा है कि मुस्लिम और दलित का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जिससे वो यहां पर राज कर सके। कोई बुराई नहीं है अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, लेकिन क्या भारत के प्रजातंत्र को अब भगोड़े लोग प्रभावित करेंगे? आज उन लोगों की भी क्लास ली जाएगी जो जाकिर नाइक जैसी सोच का समर्थन करते हैं। इसीलिए बहस में मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन आइए देखते हैं जाकिर नाइक ने कैसे इस जहर को फैलाने की कोशिश की है। जाकिर नाइक के जिहाद वाले जहरीले बोल, देश और दलितों को बांटने की नई चाल, राजनीतिक पार्टी बहाना, देश के हिंदुओं पर निशाना। There is a lot of onslaught against the Muslim minorities in India. It is being difficult for Muslims to live. कट्टरपंथ का जाल बिछाकर देश के मुसलमानों को उकसाने वाला जिहादी गुरु जाकिर नाइक लगातार जहर उगलता रहा है, मगर अब वो संघ और बीजेपी का खौफ दिखाकर बांटने के प्लान पर उतर आया है। उसके नए वीडियो में बहस छिड़ी है कि कैसे जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथी मीम और भीम कॉम्बिनेशन वाली राजनीति की दुहाई दे रहे हैं। जाकिर नाइक भड़काते हुए कह रहा है, अब मुसलमानों को दलितों का हाथ थाम लेना चाहिए। We Muslims should only have one political party, and this political party should join hands with the other political parties which are not fascist, which are not communal. Number one, they should join hands with the Dalits. So we Muslims should be united under one political party and should keep our differences aside and keep our personal preferences. खुद को इस्लामिक प्रचारक बताने वाला जाकिर नाइक मुस्लिम दलित आबादी के बहाने हिंदुओं के खिलाफ एक मोर्चा बनाने के लिए उकसा रहा है। जाकिर नाइक का लिटरेचर पाया गया है। मंगलवार को देश की बहस शो में बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने भी आरोप लगाया कि जाकिर नाइक देश तोड़ने की साजिश रच रहा है और उसकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। जाकिर नाइक उनको आगे क्या कहता है कि सारे इकट्ठे हो जाओ, फिर केरला आ जाओ और केरला के बाद हिजरा करो, जिसका मतलब है माइग्रेशन, इस्लामिक कंट्री में जाके रहने लगो। अरे भाई, आज तेरा मलेशिया में रहना इतना मुश्किल हो रहा है, तू अपने आप को इतना होशियार समझ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कोई देश तुझे नहीं अपनाएगा और तू वही होगा सलाखों के पीछे जहां तेरी असल जगह है। देश की बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या दलित मुस्लिम गठजोड़ के रास्ते जाकिर बच निकलने की कोशिश कर रहा है और कैसे जाकिर जैसे लोग देश के लिए अब खतरा बन चुके हैं। In a Muslim majority area, why? तो देखा जाकिर नाइक किस तरीके की बातें कर रहा है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश। लेकिन जाकिर नाइक ये भूल जाता है, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और आइए अब बताते हैं कि जाकिर नाइक किन लोगों का एजेंडा आगे कर रहा है। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, और देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या जाकिर नाइक आईएसआई के कहने पर
इस तरह की भड़काऊ बातें कर रहा है, क्योंकि उसका एक सीधा लिंक आईएसआई से है। जिसकी भी बात होगी इसी पर आप वोट कर सकते हैं। वोटिंग का ऑप्शन आपको पता है, आप हमारे न्यूज नेशन के वेबसाइट के पेज पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि एक ऐसा शो है देश का जो अपने दर्शकों को साथ जोड़ता है, उनको बहस करने का मौका देता है। संजय पराशर मेरे साथ खरगोन से जुड़ जाएंगे। मैं अपने फैन को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ माजिद हैदरी जी आ गए हैं कश्मीर से। जाकिर नाइक को अपना आदर्श मानते हैं, जाकिर नाइक को महान मानते हैं, वो आदमी जो देश के कानून से भाग रहा है। माजिद हैदरी से इस पर भी सवाल होगा। मेरे साथ प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जुड़ गए हैं, संघ के विचारक हैं और साथ ही साथ पढ़ाते भी हैं। मैं सीधे दोनों के पास चलूंगा। उससे पहले सबसे पहले चलता हूं संजय पराशर के पास, खरगोन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मुझे बताइए, मेरा भी जिला खरगोन है, बचपन में मैं खरगोन में बहुत घुमा हूं, आपको ये बात पता होगी, लेकिन मुझे बताइए जाकिर नाइक जैसे विचारकों को, जाकिर नाइक जैसे, मैं विचारक भी क्यों बोलूं, ये तो भगोड़ा है। अगर ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को प्रभावित करता है तो कुछ लोग जाकिर नाइक की तारीफ क्यों करते हैं, जफरुल इस्लाम जैसे? आप बताइए। वास्तव में क्या है कि भारत का लोकतंत्र, जैसे कि आपने बताया कि निश्चित ही बहुत मजबूत है और पिछले 8 दशक से हम देख रहे हैं। यदि हिंदुस्तान की जो संविधान की लक्ष्मण रेखा है उसको पार करके ये अन्य देश में जाता है और वहां जाकर हिंदुस्तान में वैमनस्यता फैलाना चाहता है या यहाँ की राजनीति को प्रभावित करना चाहता है, ये असंभव है। इसके पीछे कारण ये है कि एक आदमी है जो जीवन भर अपनी तपस्या करता है, चुनाव लड़ता है, अच्छी पार्टियों से जुड़ता है और जनता की सेवा करता है, उसके बाद में वो चुनाव लड़ता है। यदि विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति जो भारत के संविधान की लक्ष्मण रेखा को पार कर चुका है और वो आके यदि हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित करेगा तो ऐसा कदापि असंभव और कभी भी संभव नहीं हो सकता है। सही बात है संजय जी, ये हमारे देश के लोग होने नहीं देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी सब मिलकर ये होने नहीं देंगे। मेरे साथ 2 बड़े मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, लेफ्ट के नेता, और मेरे साथ राज्यसभा के सांसद और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी भी हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये क्या हो रहा है? जाकिर नाइक के किसके इशारे पर कर रहा है और क्यों कुछ लोग जाकिर नाइक किस बात से सिंपैथाइज करते हैं? देखिए, जो कुछ हो रहा है ये कुछ नया नहीं है। एक शांति का मसीहा, शांति दूत बनकर ये कहते हुए कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, इसके तमाम क्लिप्स अवेलेबल हैं जिसमें साफ कहता है कि अगर ऐसी ऐसी स्थिति हो तो दूसरे व्यक्ति को सिर्फ मार ही देना चाहिए, वो व्यक्ति शांति का मसीहा है। और अभी आप देखेगा बहुत से शांति दूत जो आपके इस टीवी पर बैठे हुए हैं, ये उसके समर्थन में आके जोर जोर से बोलेंगे। इसमें कुछ भी नया नहीं। और रही बात जो वो कहते हैं दलितों को साथ देने की, तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं उसमें 80 से 90% दलित हैं। क्या किया उनके साथ? और ये पहली बार नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल थे जो दलित थे, और फिर उनके साथ क्या क्या हुआ उन्होंने खुद लिखा है कि दलितों के सामने गांवों में जाकर 2 ही ऑप्शन रखे गए, कन्वर्ट हो जाओ या खत्म हो जाओ। और इसके बाद लियाकत अली तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, दुखी होकर उन्हें वापस आना पड़ा। और मैं एक और बात कहता हूं, भारत के जिस हिस्से में मुस्लिमों का वर्चस्व हो गया जैसे कश्मीर, तो वहां पे तो आरक्षण जनगणना हो गया कि जो सफाई कर्मचारी का बेटा बेटी सफाई कर्मचारी बनेगा। और तो और भारत के मेनलैंड के अंदर जिस यूनिवर्सिटी में मुस्लिमों का दबदबा हो गया, चाहे जामिया हो या एमयू हो, दलितों का आरक्षण छीन लिया गया। तो हकीकत ये है और प्रचार ये है। तो अभी अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है ना, तो रावण जब सीता हरण करने आया था तो राक्षस था, परंतु वो साधु का वेश बना के आया था। भारतीय जनमानस इस हकीकत को अच्छी तरह समझता है। यह परंपराओं में हमारे रचा बसा है, सत्य की पहचान करने की क्षमता। ठीक है, सीधे माजिद हैदरी के पास चलता हूं। माजिद हैदरी जी, आप तो कई डिबेट में मेरे साथ बोल चुके हैं, जाकिर नाइक तो महान आदमी है। ये कैसा महान आदमी है जो ओसामा बिन लादेन की तारीफ करता है, मुसलमान को कहता है आतंकी बन जाओ, ये कहता है कि भारतीय लोकतंत्र के साथ एक षड्यंत्र करो? कैसे आदर्श बना रखे माजिद हैदरी आपने, और आज तो आपको खुलकर जाकिर नाइक की इस बात की मुखालफत करनी चाहिए। देखें दीपक साहब, आपने बहुत अच्छी बात से शुरू किया। आपने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक माननीय पे दहशतगर्दी के आरोप हैं।
बिल्कुल भगोड़ा सही बात जाकिर है। नाइक बोलिए। जो बांग्लादेश में जो दहशतगर्दी हमला हुआ भगोड़ा था जाकिर उसमें नाइक से बोलिए। देखिए मैं तो वो बताऊंगा आपको, अभी मैं पहले भगोड़ा जाकिर नाइक। देखिए माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी भी यहां पर हैं, इसलिए मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं देश के सामने। देखिए उस पर इल्जाम है कि जो बांग्लादेश में जो आत्मघाती हमला हुआ उसमें से एक आतंकी जो था वो डॉक्टर जाकिर नाइक का चेला था, यही सबसे बड़ा आरोप आता है। तो चेला जो गलती करे उसकी सजा गुरु पर भी जानी चाहिए। तो नथुराम गोडसे चेला जो था ना वो सावरकर का चेला था। तो आज पहले आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी कह दें कि महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर का हाथ था। जब तक आप ये बात नहीं करेंगे माननीय जाकिर नाइक साहब के खिलाफ आप बात ना करें। भगोड़ा जाकिर नाइक। अरे नथुराम गोडसे करे तो चमत्कार, जाकिर नाइक करे तो एफआईआर, ये कहां का कानून आप चला रहे हैं? हम दलित मुसलमान सिख ईसाई सब भाई हैं आपस में, मेरे हिंदू भी भाई हैं। इस देश में एक देखिए इस देश में एक धर्म अलग है। बात करिए किसको सजा दी गई? कब दी सावरकर को सजा? मुझे बताइए सावरकर को कब सजा मिली? और उसको फांसी दी गई। मैं सैल्यूट करता हूं आज आपको कि आपने कहा इस देश का सबसे पहला आतंकी नथुराम गोडसे था। मैं आज आपको सैल्यूट करता हूं इस बात के लिए। लेकिन मैं ये बात आगे ले जाता हूं, इस मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन आप बोलिए, अगर मैं ये बोल सकता हूं तो आप बोलिए भगोड़ा जाकिर नाइक। आप बोलिए भगोड़ा जाकिर नाइक। माजी धैत्री बोलिए भगोड़ा जाकिर नाइक। हिंदुत्व सावरकर का, गोडसे का धर्म है, हिंदुत्व किसी धर्म का नाम नहीं है। भगोड़ा जाकिर नाइक बोलिए। माजी धैत्री भगोड़ा जाकिर नाइक बोलिए आज आप। देखे कैसे कहूं, माननीय मैं बोलता हूं वो हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे धर्मगुरु हैं। जैसे आरएसएस के लिए सावरकर धर्मगुरु है, मेरे लिए जाकिर नाइक धर्मगुरु है। धर्मगुरु है हमारे माननीय सावरकर एक महान इंसान थे। धर्मगुरु सावरकर से आप एक 2 टके के भगोड़े की तुलना कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए माजी धैत्री आपको। अरे 2 टके का भगोड़ा सावरकर, शर्म आनी चाहिए। दुनिया जानती है ब्रिटिशों का एजेंट था सावरकर। पहले आप उसको भगोड़ा बोलिए। आज जो आरोप माननीय डॉक्टर जाकिर नाइक पे लगता है, माजी धैत्री ये जो आप करते हैं ना, ये जो आप जैसे लोग पाकिस्तान को सिंपैथाइज करते हैं, कश्मीर में बैठकर इनकी असलियत पूरा देश जानता है। इसकी असलियत पूरा देश जानता है। आप वही घूमेंगे नाथुराम गोडसे आरती गाइए। आप लोग क्या करते हैं कश्मीर के अंदर? क्यों कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया? इसका जवाब दीजिए। आप क्या कर रहे थे माजी धैत्री? तब सो रहे थे क्या? सो रहे थे माजी धैत्री जब कश्मीरी हिंदुओं को मारकर भगाया गया? आज आपके मुंह से नहीं निकलेगा भगोड़ा जाकिर नाइक। भगोड़ा जाकिर नाइक कैसे निकलेगा जब माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी सावरकर को भगोड़ा नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे, गांधी जी का हत्यारा नहीं कहेंगे, तो मैं माननीय डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ कैसे एक शब्द भी सुनूं? क्या साबित हुआ है माननीय डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ? अदालत में कुछ साबित नहीं हुआ है, सब झूठ है, सब झूठ की कहानी है। आप एक देवता समान इंसान को सुधांशु जी आ जाइए। इनके लिए सम्मानी है। ये जिस देश की थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं माजी धैत्री जैसे लोग। माजी धैत्री मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप जैसे लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि भगोड़ा नहीं है, सम्मानी है जाकिर नाइक। क्या होना चाहिए जाकिर नाइक के साथ? देखिए ऐसा है, अभी इन्होंने बोला कौन देशभक्त स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए बोला। माजिद हैदरी जी आपको पता है सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई थी। किस वर्ष में हुई थी पता है आपको? बताइए। 1910 में। बिल्कुल। और 1910 में उससे 6 साल पहले जब सुनिए तो मेरे भाई मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए माजिद हैदरी। ब्रिटिश सरकार 1910 में सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने 2 जन्मों के कारावास की सजा दी। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? क्यों छोड़ा उसे? अरे सुनिए, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सरकार ने, क्योंकि सावरकर क्या मैं डिस्टर्ब नहीं किया था? आप बोल रहे थे माजिद हैदरी, गलत बात है। माजिद हैदरी आप बीच में नहीं बोलेंगे वरना मैं आपको सावरकर जी के बारे में अनचंद बोलते रहे, मैंने अपनी बारी का इंतजार किया। मेरी वाक्य तो पूरा होने दीजिए। अभी आपका सारा जो है दावा है पानी पानी हो जाएगा। 1910 में सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा होती है। और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम बैटनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। जो ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी के जूतों तले बैठे थे वो कह रहे हैं स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ रहे थे, और जिसको 2 जन्मों की कारावास सजा दी गई उसी 1910 में। मैं दीपक चौरसिया जी आपके दर्शकों से कहता हूं जाइए इंटरनेट पे चेक करिए कि 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था।
ब्रिटिश हुक्मरानों की सदारत में रहने पे वाले इस तरीके से इन्हीं के लिए लिखा था अकबर इलाहाबादी ने कि उनके कौन माफी गम में पे खाते सावरकर हैं के डिनर इस होता है। तरीके से पर्दा नहीं डाल सकते। आऊंगा आपके ये पास, गलत सुनिए, है, मत सुन बताइए। लीजिए सुधांशु जी को। हो गया जवाब। कांग्रेस से अब आज के सरदार विषय पटेल का। भी थे। अरे फिर सुधांशु जी की आवाज और प्लीज, ये सभी जर्नलिस्ट को बोलूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज। विवेक श्रीवास्तव जी, अरे सुनिए, माजिद हैदरी विवेक श्रीवास्तव ही बैठे, बड़ी मजेदार बात है। पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था कि विवेक श्रीवास्तव के समर्थक इतिहासकारों ने लिखा है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद यह आतंकवादी थे। आप लोग तो मिल गए थे अंग्रेजों से। तो कहते हैं उस जमाने में ये टर्मिनोलॉजी नहीं थी। अरे भगत सिंह तो कम्युनिस्ट थे, कॉमरेड भगत सिंह थे। कहने वाले भगत सिंह तो लाल सलाम वाले थे। भगत सिंह तो कम्युनिस्ट थे। चंद्रशेखर आजाद कम्युनिस्ट थे। भाई आप कब लड़े? विपिन चंद्र आप बताइए ना आरएसएस के किसी एक देशभक्त का नाम, किसी एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जो आरएसएस से था। कोई नहीं था उस जमाने में। आरएसएस और जनसंघ कभी आजादी के लड़ाई लड़ी, कभी नहीं लड़ी। आप लोगों ने अंग्रेजों से कॉम्प्रोमाइज किया, इस बात को मानिए। सिर्फ सुधांशु जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी की आवाज। विवेक भाई ये ठीक नहीं है व्यवहार। विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा, पूरा वक्त देता हूं, आपको पता है। सुधांशु जी देखिए, मैं कह रहा हूं इतिहास की बात अपनी जगह हो, तो मैं एक और बात बता देना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी को और माजिद हैदरी जी को, जिनको आपने आतंकवादी कहा। ये रामप्रसाद बिस्मिल जी को जब फांसी हुई काकोरी कांड के लिए, तो अंग्रेजों का वकील कौन था? ब्रिटिश सरकार का वकील कौन था? जे.एन. मुल्ला, जो कांग्रेस का नेता थे। ये बताइए, क्रांतिकारियों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार की तरफ से वकालत करने वाले और आजादी के बाद उनको किताबों में आतंकवादी लिखने वाले, ये आके खड़े होकर आज भाषण देते राष्ट्रवाद के ऊपर। मैं फिर कहता हूं, जाइए सारे दर्शक चेक कर लीजिए, ये फैक्ट को छुपाकर अपने तरीके से बोलते हैं और वही आज कर रहे हैं कि जाकिर शांति का मसीहा है। जाकिर नायक की एक नहीं दसियों तकरीर है जिसमें उसने ये कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस्लाम में मान्यता नहीं रखता है तो उसको मार देना चाहिए। मैं माजिद हैदरी से पूछता हूं, जाकिर नायक की इस बात को वो सही मानते हैं या नहीं, और क्या यह बात इस्लाम सम्मत है? यदि नहीं है तो जाकिर नायक की आलोचना करें कि वो इस्लाम का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है, नहीं तो ये कहें कि जाकिर नायक सही कह रहा था, तो दलितों के साथ वो क्या सलूक करेंगे। ठीक है, मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करता हूं क्यों कर रखे जाकिर नायक की वो बाइट जिसमें वो ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी नहीं मानता। लेकिन उससे पहले मैं विवेक श्रीवास्तव के पास चलता हूं। आप जैसे लोगों ने और आपकी विचारधारा के लोगों ने, ये हकीकत है कि भगत सिंह को क्रांतिकारी थे, महान क्रांतिकारी और शहीद थे, उनको आतंकवादी लिखा, बिस्मिल को लिखा, जो उदाहरण सुधांशु जी दे रहे हैं। और आज लाल सलाम के नाम पर आप लिखा स्वतंत्रता अरे संग्राम आपको की नॉलेज उस नहीं लेगेसी है। को आप अपना सुनिए, नाम करते हैं अरे जिसका सुन कम्युनिस्टों लीजिए, से कोई लेना देना नहीं था। आप सुन लीजिए पहले, आप सुनिए आज और पहले आप बोलिए विवेक श्रीवास्तव, जब आप जाकिर नाइक को संबोधित करेंगे तो भगोड़ा जाकिर नाइक बोलेंगे और कोई संबोधन नहीं देंगे आप, तब मैं टेस्ट करूंगा कि कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं आप। पहले हम भगत सिंह पे बात कर लें। पहले भगत, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, पहले भगत सिंह पे बात कर लीजिए। पहली चीज आपको ज्ञान ही नहीं है शायद कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, AISF जिस लोगों को लेकर के चलता है और क्रांति करता है, और कन्हैया कुमार जिस लोगों का इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें भगत सिंह बना हुआ है। आपको शायद ये भी नहीं मालूम है कि भगत सिंह कम्युनिस्ट थे। आपको ये भी नहीं मालूम है आखिरी पुस्तक जो भगत सिंह पढ़ रहे थे जब उनको फांसी लगी वो लेनिन की थी। आपको शायद ये भी नहीं मालूम है उन्होंने घोषित किया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होगा। ही वॉज अ कॉमरेड, चंद्रशेखर आजाद वॉज अ कॉमरेड। ये गोलियों से लड़ते थे, अंग्रेजों से गोली खाते थे, फांसी पे चढ़ते थे। ये कम्युनिस्टों का स्टाइल था लड़ने का अंग्रेजों से। कांग्रेस गांधी के अंडर अहिंसा के रास्ते पे लड़ती थी और RSS, जनसंघ और हिंदूवादी फोर्सेस ये कभी नहीं लड़े। इन्होंने गोल करने घोषित कर दिया हमारा दुश्मन अंग्रेज नहीं है, हमारा दुश्मन मुसलमान है। यह तारीख ने लिखा है। सावरकर ने मुखबरी करी, अंग्रेजों के साथ मिले, क्रांतिकारियों के नाम अंग्रेजों को दिए और खुद की जान बचाई। यह इतिहास में गवाह है। कौन से देशभक्त और कौन से वीर सावरकर, यह कहानियों से आप बच नहीं सकते, इतिहास में लिखा हुआ है। RSS नेवर फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन। अब आ जाते हैं हम लोग जाकिर नायक के इशू के ऊपर। जाकिर नायक, आसाराम बापू, राम रहीम, जितने धर्मगुरु हैं
धर्मगुरुओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए। धर्मगुरु अगर आप हैं, आप अपने धर्म तक सीमित रहें, सही या गलत यह एक अलग इशू है, लेकिन सभी धर्मों के अंदर धर्म को राजनीति में लाना गलत है। यह कम्युनिस्टों की विचारधारा है। आई थिंक विवेक भाई, नाम भी आपने उनके लिए जो जेल में पड़े हैं, आशाराम को दीपक चौरसिया ने कभी धर्मगुरु नहीं माना। बिल्कुल साधु नहीं, बिल्कुल, शैतान कहता था उसको एयर पे, और राम रहीम की भी यही हालत थी। इस देश में महान संत और महान क्रांतिकारी पैदा हुए, थोड़ा उनका नाम याद कर लेते, थोड़ा आप उनका नाम याद कर लेते। मैं सीधे चलता हूँ सुधांशु जी के पास। सुधांशु जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि धर्म के नाम पर मैं राजनीति नहीं करता, लेकिन विवेक श्रीवास्तव की पार्टी फिर मुसलमानों के तुष्टीकरण में क्यों खड़ी हो जाती है? जाकिर नाइक की जबान दबी जुबान से क्यों बोलती है? बिल्कुल तुष्टीकरण नहीं करते, हमारे लिए हिंदू मुसलमान एक बराबर है। आपसे सवाल नहीं है, सुधांशु जी से सवाल है। अब मैं जवाब देता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपके लिए हिंदू मुसलमान एक बराबर। तो जब कम्युनिस्टों की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, तो आपके परिवहन मंत्री थे एक मिस्टर चक्रवर्ती, जिन्होंने काली मंदिर में जाके पूजा कर ली थी, तो उनपे कार्रवाई हो गई थी। प्रकाश कारत उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ थे, और वही कम्युनिस्ट पार्टी केरल की विधानसभा में 2006 में कोयम्बटूर हमलों के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी को तमिलनाडु की जेल से छोड़ दिया जाए, इसके लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करती है। सारे कांग्रेस के विधायक, सारे लेफ्ट के विधायक 117 के 117 समर्थन करते हैं और कहती है आतंकवाद किसी की रिहाई को डिमांड करते हैं, कोई बुराई नहीं है भाई। हर मुसलमान को आप आतंकवादी नहीं कह सकते। अगर तथ्यों का केरल के असेंबली में आतंकवादी को छोड़ा था, आपने कोयम्बटूर रात वाले को विवेक श्रीवास्तव भूल गए आप। वाह भाई वाह। देखिए, सुनिए, सुन लीजिए, आपका ज्ञान थोड़ा सा कम है सुधांशु त्रिवेदी जी। मार्क्सवाद की बुनियाद, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। सुनिए, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। धर्म समाज के लिए अफीम का काम करती है, और धर्म को राजनीति में नहीं होना चाहिए। मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट इस पे आधारित राजनीति करते हैं। हमारे लिए बात हम नहीं मानते। सेक्युलर अंबेडकर के राज्य को हम मानते हैं। अगर हम आसाराम के खिलाफ बोलते हैं, जिससे नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेते थे, लाल कृष्ण आडवाणी आशीर्वाद लेते थे, यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियो हैं कि आज का प्रधानमंत्री आसाराम के चरणों पे बैठा होता था। ऐसा प्रधानमंत्री है आपका। हम नहीं है ऐसे। हमारे लिए कोई धर्मगुरु माने नहीं रखता। हम देश और गरीब के लिए खड़े होते हैं, लेबर की लड़ाई लड़ते हैं, किसान की लड़ाई लड़ते हैं। ये धर्म के नाम पे राजनीति, धर्म के नाम पे राम के नाम पे वोट, ये लोकसभा में बता दीजिए, सीपीआई के कितने एमपी है लोकसभा में बता दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, सीपीआई के कितने एमपी है लोकसभा में बता देता हूं। गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, सुन लीजिए, धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं। बताइए कितने हैं? लड़ाई सुन लीजिए, 545 में कितने हैं? सुन लीजिए। हाँ, बता देता हूं। गोवलकर को बेच के नरेंद्र मोदी खा गए। जो गोवलकर स्वदेशी के लिए खड़ा था, नरेंद्र मोदी 100% एफडीआई पे आ गए। आज झूठ मूठ 6 साल की एफडीआई के बाद आत्मनिर्भरता की एक मुट्ठी लेकर कहाँ गए आप? कहाँ गए विवेक श्रीवास्तव? इसका मतलब आपके पास आर्गुमेंट खत्म हो गए। मैं इस बहस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आज जाकिर नाइक की बहस में जा रहा हूँ। मैं सीधे चलता हूँ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के पास। सत्ता में आने के लिए दीपक जी, सत्ता में आने के लिए पूंजीपतियों के हाथ बिके। अब तो जय श्री राम बोल दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। मंदिर बन गया है, बोल दीजिए जय श्री राम। विवेक श्रीवास्तव जी, बोल दीजिए जय श्री राम। आज हम एजेंडा से नहीं हटेंगे। अरे भाई, जब अंतिम यात्रा जाती है तब भी ये बोला जाता है राम नाम सत्य है। अंतिम यात्रा जाएगी ना विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी और मेरी, तब भी बोला जाएगा राम नाम सत्य है। नहीं बुलवाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, ये बीजेपी की सरकार की जब अंतिम यात्रा जाएगी, अभी जब ये सरकार गिरेगी, नाकामियों की वजह से डेवलपमेंट में कुछ किया नहीं है, तो सुधांशु त्रिवेदी जी इस सरकार के राम नाम सत्य जरूर बोलिएगा। और डेवलपमेंट के नाम 4 साल बाकी है सर चुनी हुई सरकार का। जब आखिरी साल आएगा तब बात करेंगे। मैं अवनीश जी के पास जाऊँ, उससे पहले डॉक्टर त्रिवेदी के पास जाता हूँ, फिर अवनीश जी के पास जाऊंगा। अवनीश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर त्रिवेदी जवाब दीजिए। समाप्त हो गए। देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, अभी कितने आक्रोश और आवेश में बोल रहे हैं, अपनी नाकाम हसरतों का मजार अपनी आंखों के सामने लिए हुए, कह रहे हैं धर्म एक अफीम है। मगर मैंने इनके साथ टीवी पे डिबेट की है राम मंदिर के शिलान्यास के मुहूर्त के विषय पर। धर्म एक अफीम है, मगर सबरीमला में पूजा कैसे हो, इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार उसको इंश्योर करने के लिए पूरी
शिद्दत के साथ काम करती है। और एफडीआई की बात करते हैं, महिलाओं के हक कम्युनिस्ट के लिए पार्टी की तो लड़ेंगे हम। विचारधारा ही एफडीआई से आई है। महिलाओं के ये हक मार्क्स के और लिए लेनिन लड़ेंगे भारतीय है क्या? आप उधार महिला की विरोधी हैं। मानसिकता फॉरेन डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट महिला की विरोधी आइडियोलॉजी हैं। में है। आप वो महिला फॉरेन विरोधी डायरेक्ट हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं, सबरीमाला foreign विवेक जी direct ठीक से मत ideology। बोलिए प्लीज, विवेक जी को ऑडियो नहीं जाएगा अभी। वाले बात देखिए, विवेक श्रीवास्तव मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, तथ्य कठिन होते हैं मैं समझ सकता हूं, मगर अपने अपने टर्न पे बोलना चाहिए। और राम नाम सत्य की जहां तक बात है, त्रिपुरा हारने के बाद अब इस देश में कम्युनिस्टों के 3 ही पुर रह गए, एक केरल, एक जेएनयू और एक मीडिया और इंटेलेक्चुअल्स का एक वर्ग, अदर देन नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। और इन्होंने गरीबों को कहां पहुंचाया ये पूरे दुनिया ने देखा। जब हम बच्चे थे तो कलकत्ता सबसे बड़ा इंडस्ट्री का केंद्र था, और जब तक ये आया है कलकत्ता इतना पिछड़ गया कि मुंबई और दिल्ली से पीछे नहीं, वो बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद और गुड़गांव से भी पीछे चला गया। क्या गरीबों के साथ किया? सिंगूर नंदीग्राम में उद्योगपतियों के लिए गोली चलवाई, किसने? पुलिस ने नहीं, इनके पार्टी कैडर ने। किसके ऊपर? किसान मजदूर के ऊपर। और उसके बाद हसिया वाली का निशान, उसके बाद इनके चेहरे लाल नहीं हुए, लाल सलाम वालों के। इसलिए मैं कहता हूं देश की जनता बहुत समझदार हो गई है, उसको पता है कौन राम का नाम सत्यता से ले रहा है और कौन राम का नाम मिथ्यता से ले रहा है, तो किसका राम नाम सत्य करना है। ठीक है, सीधे चलता हूं अब अवस्थी जी के पास, उसके बाद माजिद हैदरी के पास जाऊंगा। अवस्थी जी एक क्विक कमेंट चाहूंगा, चाहे माजिद हैदरी हो चाहे विवेक श्रीवास्तव हैं, मुद्दे पर जवाब नहीं देंगे, जाकिर नाइक की आलोचना नहीं करेंगे। ये कौन सी विचारधारा है जो भगोड़े जाकिर नाइक से सिंपैथाइज करती है, और क्यों लोग माजिद हैदरी जैसे लोग उनको महान विचारक बताते हैं, जो कि हकीकत में भारतीय कानून और संविधान जिसकी ये शपथ खाते हैं, जिसकी फोटो ले लेके घूमते हैं, हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, उसके हिसाब से भगोड़ा है। माजिद हैदरी की बात का क्या जवाब दूं? जिस माजिद हैदरी ने कश्मीर में रहते हुए अगर उसने वहाँ के 3 लाख हिंदू परिवारों को बाहर निकाला है, उसकी बात का मैं जवाब दूं? ये जवाब देने लायक व्यक्ति है कोई? ये जवाब देने लायक व्यक्ति क्या? मैं बात करता हूँ, लेकिन इसकी बात जो भी मुद्दे हैं उन पर जरूर बात करूँगा। लेकिन मैं एक बार विवेक श्रीवास्तव को मैं बता दूँ कि एक स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी और उसके हत्यारे को क्षमा की याचना की गई थी, और भगत सिंह के लिए कहा गया कि अगर क्षमा याचना कर दी जाए तो उसको फांसी नहीं दी जाएगी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उसने क्षमा याचना भी नहीं की। एक बात, उससे ज़्यादा बड़ी बात मैं बता देता हूँ, और आप जिस दिन चाहोगे विवेक श्रीवास्तव उस दिन प्रमाणों के साथ बैठूंगा। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने, गदर पार्टी ने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ मुखबरी करके इलाहाबाद के ऑर्फ्रेट पार्क में उसकी सूचना दी थी, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश सैनिकों ने मारा और उस आदमी को कम्युनिस्ट गदर पार्टी से निकाला गया। आप कहोगे तो नाम भी बता दूंगा। जिस व्यक्ति ने ले जाना था वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे थे, जिन्होंने उस ट्रक में सिर्फ ट्रक चलाना सिर्फ इसलिए सीखा था ताकि चंद्रशेखर। आप बीच में मत बोलेंगे, अरे वो डेढ़ सदस्य बीच में नहीं बोलेंगे। केरल में सोने की स्मगलिंग करते हो, शर्म नहीं आती बोलते हुए? यहाँ पर सोने की चोरी करते हो उस देश से, सोने की चोरी करते पकड़े गए। देश को बेचना बंद करो और राम के नाम को बेचना बंद करो। पहली चीज, बेकार की बातें, बेकार की लॉजिक, बिना प्रमाण। सोने की चोरी करते हो तुम, चोर हो, कोई लॉजिक नहीं है तुम्हारे पास, चोर हो तुम। कुछ सोने नहीं की है। चोरी करते लगातार पकड़े गए, रंगे हाथ पकड़े गए। जाओ देखो यूट्यूब पे वीडियो, जाओ देखो यूट्यूब पे वीडियो, स्मगलर क्या करते हैं नरेंद्र मोदी कम्युनिस्ट पार्टी स्मगलर और ढूंढिए यूट्यूब पे, चोर और पता चलेगा और आपको। स्मगलर, चोर और स्मगलर पकड़े गए, लेकर के तुम्हारी पार्टी घूम रही है केरल में ISI के केरल में मंदिरों को, केरल में और बेकार की धर्म को अफीम मानते। चुप रहे, बीच में मत बोलो, बिल्कुल। बीच में मत महिलाओं बोलो। के राइट्स के लिए लड़ेंगे। केरल में मंदिरों को तुम्हारी अपने तरह कब्जे में लेना चाहते अपर कास्ट, और धर्म को अफीम मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद को फांसी में पहुंचाते हैं, और स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे को, दलितों के स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे को माफी दिलवाते हैं। ये विवेक श्रीवास्तव है। और अब माजिद हैदरी पे आता हूं। अब माजिद, अरे तुम्हें महिलाओं के बारे में तुम्हारे क्या विचार है? सीताराम केसरी जिसके बारे में तुम ये कह रहे हो कि धर्म को अफीम मानते, सर पे घड़ा लेकर के पूजा करते हैं वो सीताराम केसरी। नाम गिनाइए जरा। हाँ, माजिद हैदरी आ रहा हूँ, कौन लड़ा? माजिद हैदरी आ रहा हूँ।
आरएसएस के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम बताओ। मैं तो ये बोल रहा हूं, विवेक लाखों स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया। स्वयं केशव, सीताराम येचुरी का नाम बदलवा दीजिए। अगर आप धर्म को अफीम मानते हैं तो उनका नाम सीताराम से बदल के और कुछ कर दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरे इस सुझाव को सुन लीजिए, सीताराम येचुरी जी का नाम बदल दीजिए। अगर आप धर्म को अफीम मानते हैं तो फिर क्यों उनका नाम सीता और राम है, बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, बताइए। बंद करो। आप धर्म को निजी जीवन में फॉलो करिए। सुनिए, आप धर्म को निजी जीवन में फॉलो करिए। स्मगलरों को आप रोज राम का नाम लीजिए, आप रोज नमाज पढ़िए, आपके पर्सनल लाइफ है, लेकिन उसको राजनीति में ला करके, समाज में ला करके, दंगे फैला करके, मस्जिदें तोड़ करके, मंदिरों को तोड़ करके, सोने के चोर में ये किस तरह की क्षमता फैला रहे हैं? सोने की स्मगलिंग करने वाले, कास्ट को आप सोने की स्मगलिंग करने वाले, अवनीदेश अवस्थी जी, अवनीदेश अवस्थी जी, विवेक श्रीवास्तव जी, मैं दोनों को विराम दूंगा। हेमलता जी को तैयार कर लीजिए, जो जयपुर से दर्शक हमारे साथ जुड़ रही है। लेकिन माजिद हैदरी जी, आपके अटेंशन के लिए आपके महान जाकिर नाइक की स्टेटमेंट सुना रहा हूं, इसकी आलोचना कर दीजिएगा। सुनिए जाकिर नाइक ने क्या कहा था उसामा बिन लादेन के बारे में। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था 2001 में दिसंबर में, 9/11 के चंद महीने बाद, ऑस्ट्रेलिया में मेरा टॉपिक था टेररिज्म एंड जिहाद, इस्लामिक पर्सपेक्टिव। जिहाद और दहशतगर्दी, इस्लामिक नजरिया। तकरीर खत्म होने के बाद सबसे पहला सवाल यूएस कौंसल जनरल ने मुझसे पूछा, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या आपकी नजर में ओसामा बिन लादेन एक दहशतगर्द है कि नहीं? तो मैंने उससे कहा, मैं ओसामा बिन लादेन को नहीं जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, ना मैंने उसके ऊपर तहकीक की है। लेकिन आप समझते अगर मैं रिप्लाई दूं बीबीसी और सीएनएन को सुन के, अगर मैं बीबीसी और सीएनएन को सुन के जवाब दूंगा तो मेरे पास कोई दो राय नहीं, बट कहने पड़ेगा दहशतगर्द है। लेकिन कुरान मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 चैप्टर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई फासिक आपको कोई चीज कहता है उसकी तहकीक करो दूसरे तक पहुंचाने के पहले। जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जब भी कोई बात आप तक पहुंचती है, उसकी तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। तो मैं बीबीसी देख के, सीएनएन देख के ये नहीं कह सकता हूं कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है कहने। गजब है। माजिद हैदरी से इसका सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन सीधे चलता हूं जयपुर। मेरी एक दर्शक, सम्मानित दर्शक हेमलता जी मेरे साथ जुड़ गई है। हेमलता जी, क्या कहेंगी भगोड़े जाकिर नाइक की स्पीच के बारे में? उसको ओसामा बिन लादेन आतंकवादी लगता ही नहीं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सैल्यूट नेशनल न्यूज, और आपको दीपक जी, आपको बहुत बहुत पूरे सनातनियों की तरफ से, देश की तरफ से नमन है कि आप इस प्रकार के जो मुद्दे उठाते हो देश और धर्म के लिए। आपने पहले मेवात का मुद्दा उठाया, मैं पुनः आपको सैल्यूट करती हूं। और आज के मुद्दे पे मैं अगर आती हूं तो मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे दो कौड़ी के जाकिर हुसैन की हिम्मत, जाकिर नाइक की हिम्मत कैसे हो जाती है? वो देश के लिए, वो धर्म के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। तुम्हें शर्म आने की बात है कि तुम कौन सी बात करते हो दलितों की? भैया, तुम पिछले 1400 वर्षों से सिया और सुन्नी एक नहीं हो पाए। तुमने म्यांमार में बौद्धों को निकाल के मारा है। तुम कश्मीर में दलितों का क्या हाल करके रखे थे कि उनको नाली साफ करने के अलावा तुमने कभी बढ़ने नहीं दिया। तुमने पाकिस्तान में कश्मीर हिंदुओं की क्या हालत कर रखी है, दलितों की क्या हालत कर रही है, और आज तुम कह रहे हो दलित हमारे भाई हो गए। ये गंदी षड्यंत्र नीति बंद कर दो, अन्यथा जनता तुम्हें बख्शेगी नहीं, और तुम्हें अपनी औकात में, तुम्हें अपनी हिमाकत में रहना चाहिए। तुम्हें अपने उससे बाहर नहीं आना चाहिए, अन्यथा ये देश, ये धर्म तुम्हें बख्शने वाला नहीं है। और दीपक जी, मैं आपके चैनल से एक और बात कहना चाहूंगी। हमारे धर्म गुरुओं को अभी एक शख्स बोल रहे थे कि वो हमारे धर्म गुरु है। अगर ऐसे गंदे धर्म गुरु होते हैं जो देश को तोड़ते हैं, जो धर्म को तोड़ने की बातें करते हैं, तो लानत है, थू है ऐसे धर्म गुरुओं पे। और मैं अब अपने धर्म गुरुओं पर आती हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा हेमलता जी, और मैं आपकी बात का 100% समर्थन करता हूं। सीधे माजिद हैदरी के पास चलता हूं। माजिद हैदरी, जम्मू कश्मीर में
क्या हाल कर रखा है अपने दलितों को? क्या उनके अधिकार दलितों को 370 के चलते मिलते रहे? बताइए, जवाब दीजिए इसका। फिर सुधांशु जी के पास जाता हूं, बोलिए और बोलिए, भगोड़े जाकिर नाइक जो कह रहा है वो गलत है। जी देखें दीपक साहब, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सुधांशु भाई ने एक बात कही थी, उस पर क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं। जिस कांग्रेस को सुधांशु त्रिवेदी जी अपमानित कर रहे थे बार बार, सरदार पटेल उसी कांग्रेस के नेता थे और उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था, क्योंकि आरएसएस पे आरोप था महात्मा गांधी की हत्या का, और आरएसएस ब्रिटिश फिरंगियों के जो जासूस थे उनकी पार्टी थी। ना कभी हिंदू महासभा ने देश के लिए लड़ा, स्वतंत्रता के लिए, ना कभी आरएसएस ने लड़ा। ये बात माजिद हैदरी जैसे लोगों ने दलितों का क्या हाल किया था? क्या दलितों के अधिकार जम्मू कश्मीर में मिल रहे थे? जवाब दीजिए। जी मैं बिल्कुल जवाब दीजिए इसका। दलित भाइयों की बात कर, देखिए हम तो दलित भाइयों की बात करेंगे, क्योंकि इस्लाम में भेदभाव होता नहीं, कोई ऊंची जात नीची जात होती नहीं। मैं दलित भाइयों की बात करूंगा। जो माननीय डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि सब यूनाइट हो जाओ। वो तो नहीं कर रहे कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट करो, बताइए ना माजिद हैदरी, क्या किसी भी देश में 72 के 72 फिरके इस्लाम के मौजूद है? भारत को छोड़कर किसी भी मुस्लिम देश में बताइए, क्यों झगड़ते हैं मुसलमान आपस में, क्यों गला काटते हैं? जवाब दीजिए इसका। एक शांति के दूत हैं, भूत नहीं है। देखें भगोड़ा जाकिर नाइक चाहिए माजिद हैदरी, भूत हैं, भूत नहीं है। वो कहते हैं कि भारत के सब अच्छे लोग एकता में आ जाएं, यूनिटी में आ जाएं। क्या गलत कह रहे हैं वो इसमें? वो तो नहीं कह रहे कि कहीं मक्का मस्जिद में ब्लास्ट करो, कहीं मालेगांव में ब्लास्ट करो। वो तो कोई फसाद की बात नहीं कर रहे। मुझे पता है, अगर कीचड़ में पत्थर डालोगे तो कीचड़ अपने ऊपर ही आएगा। मुझे पता है माजिद हैदरी, इसलिए आपसे तर्क आएंगे इंशाल्लाह, वापस आएंगे। ये भाजपा की सरकार जाएगी तो आएंगे वापस। अरे घर वापसी होगी उनकी, ये आरएसएस की सरकार जाएगी ना तो वो वापस आएंगे। हम उन्हें गले मिलने जाएंगे, एयरपोर्ट पे फूल की माला लेके जाएंगे। 4 साल बचे अभी, सलाम करेंगे उनको एयरपोर्ट पे जब वो आएंगे। देश की जनता ने बहुमत के आधार पर तय किया है। डॉक्टर त्रिवेदी, मैं जानना चाहता हूँ, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? सिंपैथाइज करती है। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत बड़े लेखक हैं, ये समझेंगे मेरी बात को। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? ये बातें आप रहने दीजिए, इंशाल्लाह वो वापस आएंगे, घर वापसी होगी और हम सब उनका सम्मान करेंगे। छोड़ दीजिए माजिद हैदरी, जेल में जाएंगे बिहार में, इस देश में बिहार जेल इंतजार कर रही है। जाकिर नाइक का डॉक्टर त्रिवेदी आप आ जाइए। भाई जो माजिद हैदरी ने अभी एक लाइन बोली ना, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने पे, माजिद हैदरी साहब उसकी पहली लाइन क्या है? आह को चाहिए उम्र असर होने। जो अत्याचार हुए, एक उम्र लगी और एक उम्र के बाद बदलाव का मुकाम दिखा। आपने एक अच्छी बात कही कि इस्लाम जात पात नहीं मानता, तो मैं चाहूंगा आज यहां घोषणा करिए कि मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एससी आज से रिजर्वेशन नहीं लेंगे। जब जात नहीं तो जात के नाम पर रिजर्वेशन कैसा, मगर लेंगे जी। घर वापसी की बात कर रहे हैं, घर पे एक कदम रखे। जात हिंदू समाज की चीज थी, उसमें एक कदम अपने घर में रखे हैं, फिर कहते घर वापसी की बात। मतलब आधे हिंदू तो बने हुए हैं और आधे मुल्ला बने हुए हैं। अब जाकिर नाइक के नाम में देखिए, नायक भी है, जाकिर भी है, तो भाई तुम क्या हो? दूसरी बात, इन्होंने कहा ओसामा बिन लादेन की बात हम कोई ये सुन के थोड़ी करेंगे कि बीबीसी और वो सुन के। चलिए मत सुनिए, रशिया का टेलीविजन चैनल सुन लीजिए। चाइना आतंकवादी मानता है कि नहीं? जापान आतंकवादी मानता है कि नहीं? बर्मा, श्रीलंका, चलिए और तो और अफ्रीकन कंट्रीज आतंकवादी मानते हैं कि नहीं? सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका अपना देशवासी माजिद हैदरी सावरकर को आतंकी मानता है, आप क्यों नहीं मानते? यही पहचान आपका अपना देशवासी माजिद हैदरी सावरकर को आतंकी मानता है, आप भी मानिए ना। ये वही माजिद हैदरी है जिन्हें हिंदुओं को मार के निकाला। मानिए आप भी। माजिद हैदरी जी, जात पात नहीं है तो आप कह दीजिए कि आज से जात से आरक्षण नहीं लेंगे। और जो नेता है वो आपका देशवासी भाई, हिंदुस्तानी भाई माजिद हैदरी कह रहा है सावरकर आतंकी था, आप भी बोलिए ना आतंकी था। या विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं वो आतंकी था, आप भी बोलिए ना आतंकी था। हम भी तो आपके देशवासी हैं, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी कांग्रेस का अध्यक्ष था कि नहीं बताओ? तो कौन देशद्रोही था? ब्रिटिश सरकार के अंडर में काम अरे सावरकर ने माफी मांगी थी, बोला था माई बाप मुझे माफ कर दो।
सावरकर ने ब्रिटिश सरकार से माफी मांगी। किताबें पढ़ते हैं माजिद हैदरी, कुछ किताबें मैं आपको गिफ्ट करवा दूंगा, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिएगा, अच्छी किताबें गिफ्ट कराऊंगा जो आपको गलत जानकारी ना दे। सीधे सतीश प्रकाश जी के पास चलता हूँ। सतीश प्रकाश जी, आप जैसे दलित इंटेलेक्चुअल बार बार ये बातें करते हैं, अरे सुनिए, अच्छी किताबें भेजूंगा माजिद हैदरी जी, गिफ्ट समझ लीजिएगा। एक कश्मीरी भाई जो पाकिस्तान की बातें करता रहता है श्रीनगर से बैठ के, जो जाकिर नाइक को भगोड़ा कहने से बचता है, उसके लिए गिफ्ट दे दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधे चलता हूं सतीश प्रकाश जी के पास। सतीश प्रकाश जी, आप दलित और मुस्लिम अलायंस की बात करते हो, कौन सा आपका नेता पैदा हुआ है? रावण, जामा मस्जिद पे खड़ा होकर रावण। तो ये क्या थ्योरी बेचना चाहते हैं? जबकि अंबेडकर ने क्या कहा था थॉट्स ऑन पाकिस्तान में, थोड़ा उसको भी तो पढ़ लीजिए सतीश प्रकाश जी। नहीं, देखिए दीपक जी, आपकी बहुत सारी डिबेट को मैंने बड़ी ज्ञान से सुना। देखिए, आप जाकिर नाइक के ऊपर चर्चा कराना चाहते हैं। भारतीय परिवेश का दुर्भाग्य ये है कि जाकिर धर्म से तो मुसलमान है, लेकिन जात से वो कहीं ना कहीं नाइक है। आप देखिए, सुनिए, अरे भाई, अरे वो दलित थोड़ा ही है, जात से तो नाइक है ना। नाइक कहाँ दलित होते हैं बताओ ना, आप कैसी बात कर रहे हो आप? सुनिए, देखिए, इतिहास की बातें करना अलग बात है। तमाम सुधांशु जी ने तमाम इतिहास की ज्ञान की बात बताई। अगर उनको गोडसे आतंकवादी नहीं चाहिए, उसको डिफाइन करने के लिए वो आपने चंद्रशेखर आजाद जी का भी नाम लिया है ना, आपने भगत सिंह जी का भी नाम लिया। देखो, मैं ये नहीं है, देखो मुझको इतिहास में नहीं जाना, मैं तो वर्तमान की बात करता हूँ। हम बाबा साहब के अनुयायी है, भगवान बुद्ध के अनुयायी है, हमको वर्तमान में बात करनी है। हमको आप ये बताइए कि चलिए, पाकिस्तान के दलित बुरी स्थिति में है, जम्मू कश्मीर के दलित बुरी स्थिति में है, तो एक सवाल आज भी बता दीजिए ना। आज मुझे ये बताइए कि इतिहास पे आप चर्चा कर रहे हैं, आज का अखबार भी पढ़ा आपने? आज के अखबार की एक कहानी सुनाता हूं आपको। आज के अखबार में बरेली की एक दलित बच्ची जो 12वीं क्लास में है, वो स्कॉलरशिप, जानते हैं आप, दलित बच्चे जो पढ़ते हैं, सरकार उनको जो वित्तीय सहायता देती है, उसके लिए उनको स्कॉलरशिप मिलता है। वो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए जाती है और रास्ते में उसके साथ लोग बलात्कार करते हैं और उसको जिंदा जंगल के अंदर छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास जब उनके परिवार के लोग जाते हैं, बाकायदा वहाँ मोबाइल खुला हुआ है जंगल के अंदर, उसकी जाकिर नाइक पर बात करिए ना सर। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्यों बात कर रहे हैं? फिर डिबेट कर लेंगे सतीश प्रकाश जी। मुझे पता है आपका इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश में, पर सुन लीजिए ना, जाकिर नाइक के आप जैसे इंटेलेक्चुअल की थ्योरी क्यों दे रहे हैं कि दलित और मुस्लिम अलायंस हो जाना चाहिए, जिसको रावण लेके घूम रहे हैं? जवाब दीजिए ना इसका। आपको जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक दिन हम बात कर लेंगे। अरे रावण, जवाब दीजिए। रावण नहीं, या आपकी थ्योरी जाकिर नाइक तक कैसे पहुंच गई? आपकी थ्योरी जाकिर नाइक तक कैसे पहुंच गई? कर सकता हूं मैं, रावण के ऊपर भी चर्चा कर सकता हूं। आप मुझे ये बताइए दीपक जी, सुनिए, देश में बीजेपी की सरकार है, हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार ये हैं। जब बीजेपी राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं फंस जाती है, उसको मौलाना साद, अगर कोरोना पे फंसती है तो उसको मौलाना साद चाहिए, अगर देश की सीमाओं पे फंसती है तो उसको कहीं ना कहीं जाकिर नाइक चाहिए। सरकार आपकी है, आप मुझे ये बताइए, सुधांशु जी ये बताएंगे कि मलेशिया जैसा एक छोटा सा ये बता दीजिए ना, जाकिर नाइक ने ये जो बोला है, या आरएसएस की शाखा में सीख के आया मलेशिया में, आप कह रही है बीजेपी करा रही है, तो मुझे बता दीजिए जाकिर नाइक मलेशिया में आरएसएस की शाखा में भाषण सीख कर आया? बता दीजिए ना, जवाब दीजिए इसका। एक मलेशिया जैसे देश के ऊपर, सुनिए, जवाब दीजिए ना इसका। अगर बीजेपी ये करवा रही है तो मुझे बताइए, आरएसएस की कौन सी शाखा में जाकिर नाइक को बताया ये तकरीर करे, ये बता दीजिए। धार्मिक कट्टरवाद चाहे मुसलमान का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे जाकिर नाइक हो, चाहे बाबा राम रहीम हो या कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि धार्मिक व्यवस्था को अलग रखो। ये कहीं ना कहीं लोगों का शोषण करते हैं। वही ये कुरान का हवाला दे करके ओसामा बिन लादेन को धार्मिक व्यवस्था के नाम पर आप सालों से आरक्षण दे रहे हैं।
या तमाम अपने आप को अगर बौद्ध मानते हैं आप लोग, अपने आप को बौद्ध मानते हैं, तो जो बौद्ध धर्म आपने कबूल लिया है तो आरक्षण लेना बंद कर दीजिए सतीश प्रकाश जी, आरक्षण लेना बंद कर दीजिए। अरे काहे के इतिहास की बात करते हो, तमाम इतिहास की बात सुनाते हो। आप बताइए ना, ये जाति, अरे सुनिए, आपको आरक्षण खत्म करना है ना, मैं खत्म कर। अरे जाति की मलाई तो खा रहे हैं आप तक आज सतीश प्रकाश जी, जाति की मलाई खा रहे हैं ना आप, क्यों मुंह खुलवा रहे मेरा? जाति की मलाई नहीं खा रहे आप, जाति की मलाई नहीं खा रहे। हम दलित है, पीड़ित है, शोषित है, चिराग पासवान को भी आरक्षण चाहिए। आप हमको दोगे क्या? अरे जातीय आरक्षण, सुनिए सुनिए सारे, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ये वो सब तर्क देंगे, इनसे हम आम की बात करेंगे तो ये अंगूर की बात करेंगे, हम अनानास की बात करेंगे तो ये गन्ने की बात करेंगे। मुझे बताइए जाकिर नाइक ये दलित चिंतकों की सोच क्यों आगे बढ़ा रहा है? नहीं, मेरी समझ में बात नहीं आई। मैं बहुत बेसिक बात करना चाहता हूँ, बहुत बेसिक बात है, मेरी समझ में बात नहीं आई। सतीश प्रकाश जी जब डिबेट में आए होंगे तो उनको गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया होगा कि आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के विषय पर चर्चा करना है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक के विषय पर जब चर्चा करने आए हैं तो स्पष्टता से कहिए ना कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहा है, डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहा है केरल मॉडल चाहिए, यानी जहाँ पर हर तरह से सत्ता पीएफआई के हाथ में रहे। देखिए मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था, कृपया शांति बनाए रखें, कृपया अपना रक्तचाप नियंत्रण में रखें। आपके कान की माइक निकल जा रही, रक्तचाप इतना बड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी है भाई सतीश जी प्रकाश, नहीं हूँ, आपसे सविनय निवेदन है कि कृपया अपने, जब आपका समय आए तो अपने पक्ष रखें। जेल में डालने इतना रक्तचाप बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप ही के पास आऊंगा सतीश प्रकाश जी, शांति से सुन लीजिए। देश के ऊपर अगर आप दबाव नहीं बना पाए तो कौन लेकर के आएगा? आप बताइए ना। क्या हुआ है जी, क्या मोदी जी आज सतीश प्रकाश जी आप ये बोल सकते हैं जाकिर नाइक देश का भगोड़ा है, वो आपने नहीं बोला। प्रेम शुक्ला जी आपका टर्न है। वो तमाम मोदी सीरीज के भगोड़े उनको लेकर के आए। देखिए सतीश प्रकाश जी का मैं बड़ा शुभचिंतक हूं। तमाम जो नीरव मोदी तक मुझे अत्यंत पीड़ा होगी, रक्तचाप का इन पर दौरा पड़ा हुआ है, भगोड़े हैं उनको लेकर इनके कान से माइक निकल जा रहा है। सतीश प्रकाश जी इनकी आंखें इतनी आगे आ चुकी है, बोलते रहेंगे तो मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। चिकित्सा विज्ञानी देखेगा तो प्रेम शुक्ला जी सुनिए, प्रेम शुक्ला जी आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपका देखिए मुद्दे की बात ये है, आप मुझे देखिए मैं बहस को इतिहास में नहीं जाने देना चाहता, आपने तमाम, मैं बहस को भविष्य में नहीं जाने देना चाहता, मैं भविष्य के, मैं वर्तमान पर रखना चाहता हूँ। इस देश के दलितों की क्या स्थिति है, हम क्या जवाब क्या हुआ इनको? अगर हमारी बहू बेटियों की क्या रोगे इनको भाई? मैं क्या जवाब दूंगा? मेरा इतिहास दीपक जी, कल इतिहास में क्या हुआ है? दीपक जी आप रोगियों को बुलाने लगे हैं। ना 1 मिनट, कानपुर में लव जिहाद हुआ है उसके बारे में बोल दीजिए। मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ प्रेम शुक्ला जी को ऑडियो, उनको एक कमेंट देने दीजिए, उसके बाद हम बहस को आगे बढ़ाएंगे, फिर सतीश प्रकाश जी के पास जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस विषय पर चर्चा है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने, मैं डॉक्टर कहने को लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं डॉक्टर लगा रहा हूं, भगोड़ा जाकिर नाइक, आतंकवादी जाकिर नाइक, इस देश का भगोड़ा है जो दुष्ट है और जो कांग्रेस को चंदा देता है, उसके कारण कांग्रेस के जो समर्थक दल और विचारक हैं वो एक भगोड़े को, आतंकवादी को, वो कह रहा है कि केरल मॉडल में एक ऐसी सरकार बनाई जाए जिसमें किसी का हाथ काट लिया जाए, कहीं चौराहे पे गाय काट दी जाए, कहीं किसी का हाथ की हत्या कर दी जाए, पॉलिटिकल लिंचिंग कर दी जाए, पॉलिटिकल लिंचिंग कर दी जाए तो उसको जो है दबाने की उसमें प्रक्रिया हो, यानी इस्लामी शरिया के अनुसार साम्यवाद का शासन चले। नाम तो साम्यवाद है, चल क्या रहा है इस्लामी शरिया, तो साम्यवाद के मुखौटे में इस्लामी शरिया चलाने की जो जिहादी साम्यवादी गठजोड़ है वो बेपर्दा होता है। तो सीधा मुद्दे की बात की जाए कि जिहादी और साम्यवादी। दर्शक को मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, बहस को आगे बढ़ाऊंगा। प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वाइड भी निकाल के रखे जिसमें जाकिर नाइक कह रहा था कि हमको आतंकवादी बनना चाहिए, मुसलमानों को हथियार उठाना चाहिए, वो भी रखिए। सुनाना है देश को, जरूरी है कि जाकिर नाइक की तकरीरें कैसी होती है। ब्रेक के लिए रुकते हैं।